नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है 24th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में सभी सवाल ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी से हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और इस एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम 3 दोस्तों को गुरु दक्षिणा के तौर पर शेयर करें और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एपरेंट कलर? A, when water appears colored due to suspended solids. B, when water appears colored due to presence of a dye. C, when water appears colored due to reflection of an object. या D, none of the above. एपरेंट का मतलब वो होता है जो दिखता है, सही है या नहीं जरूरी नहीं, जो दिखता है, जो विजिबल है। तो जब पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं तो पानी कलरफुल दिखता है, तो वो है एपरेंट कलर। आंसर इज ए, apparent color is due to suspended solids. Question number 2. When 1 milligram of platinum present as chloroplatinate ions in 1 liter of distilled water produces color equivalent to, तो 1 मिलीग्राम प्लैटिनम अगर क्लोरोप्लाटिनेट आयंस के तौर पे डिस्टिल वाटर में घुला हुआ है 1 लीटर डिस्टिल वाटर में, तो वो कितना कलर प्रोड्यूस करेगा? 1 एपरेंट कलर यूनिट, 1 ट्रू कलर यूनिट, 1 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ये नन ऑफ द अबव। जेटीयू या जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट टर्बिडिटी का यूनिट है, कलर का नहीं। तो या तो 1 एपरेंट कलर यूनिट होगा या 1 ट्रू कलर यूनिट होगा। और यहाँ हमने देखा कि एपरेंट कलर सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से है, जबकि यहाँ पर क्लोरोप्लाटिनेट आयंस की बात कही गई। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जब भी आयंस होता है ना पानी में, तो आयंस हमेशा डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, ना कि सस्पेंडेड फॉर्म में। जब वो डिसॉल्व होगा कोई भी केमिकल तो वो आयन हो जाएगा। तो डिसॉल्व के लिए होगा ट्रू कलर। आंसर इज बी, 1 milligram of platinum present as chloroplatinate ions in 1 liter of distilled water will produce 1 true color unit। ठीक है, तो आयंस जब भी होगा तो डिसॉल्व होगा, ना कि सस्पेंडेड। ठीक। क्वेश्चन 3, when dissolved solids add color to a water sample it is called। तो जब डिसॉल्व सॉलिड्स वाटर सैंपल में कलर ऐड करते हैं तो अभी हमने देखा वो होगा ट्रू कलर, और सस्पेंडेड सॉलिड के लिए होगा एपरेंट कलर। ठीक है, तो ट्रू कलर कह लें या कलर कह लें, ए और सी दोनों सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिए। कई सारे क्वेश्चंस को मैंने एक में ही पिरो दिया है क्योंकि समय कम है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यह व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रू कलर ऑफ वाटर, यहाँ फिल कीजिए। प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल इज यूज्ड टू मेजर द ट्रू कलर ऑफ वाटर। द कलर ऑफ वाटर इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस शुड बी इन द रेंज ऑफ, कितना रेंज होना चाहिए? 10 to 20 ppm, ppm या मिलीग्राम पर लीटर, जो भी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज अ मेजर ऑफ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर किस चीज का मेजर होता है बताइए? डिसॉल्व सॉल्ट्स, कितना सॉल्ट्स पानी में घुला है उतना ही पानी कंडक्टिव होगा। ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू क्वेश्चन मार्क डैश इन कंडक्टिविटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। ठीक है। अब व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द कलर ऑफ वाटर? तो अभी टिंटोमीटर। ठीक है, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल और टिंटोमीटर ये दोनों ही कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। द प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल is a color scale that was introduced in 1892 by chemist Alan Hazen. The index was developed as a way to evaluate pollution levels in wastewater. तो वेस्ट वाटर में जब पोल्यूशन होगा तो इस तरह से गंदा 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 दिखेगा, तो इसके लिए प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल का इजाद किया गया था। It has since expanded to a common method of comparison of the intensity of yellow tinted samples. तो इस तरह से प्लैटिनम कोबाल्ट में कितना ppm है गंदगी, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये स्केल तैयार कर लिया जाता है, और फिर आप देख सकते हैं कि उसमें कितना प्लैटिनम कोबाल्ट है। तो ये 100 ppm का सोल्यूशन है, ये 120 का सोल्यूशन है, ये 180 का सोल्यूशन, 280 का सोल्यूशन है। तो आप अपने सोल्यूशन को इस तरह से कंपेयर कर लीजिए और पता कर लीजिए कि आपके सोल्यूशन में कितना कलर है। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि सिंपली आप इसका फोटो खींच के रख लीजिए एक स्केल की तरह, और आपको पता है कि फोटो में कि इस कलर का होगा तो इतना सोल्यूशन होगा, इस कलर का होगा तो इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा, और फोटो से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो मैंने फोटो ही लगाया है इसका। Tintometer. The color measurement instruments, tintometers, are widely used throughout the food and drink industry to monitor the color of edible oils and fats, beer, soft drinks, baking, flour milling, sugars,
बिस्किट्स एंड कन्फेक्शनरी एंड इवन वाटर। तो हर तरह के सैंपल्स का कलर को मेजर करने के लिए टिंटोमीटर होता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये अलग अलग स्केल्स हैं। तो एक टिंटोमीटर से हर तरह के कलर मेजरमेंट किया जा सकता है, येलो हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, सब सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द थ्रेशोल्ड ओडर नंबर TON ऑफ 40 ml ऑफ वाटर सैंपल इज x। ठीक है, 40 ml ऑफ सैंपल का थ्रेशोल्ड ओडर नंबर है x। दिस सैंपल इज डाइल्यूटेड टू 200 ml। तो 40 ml को हम 200 ml डाइल्यूट करेंगे, मतलब कितना होगा, 5 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ। In the 200 ml of sample thus obtained, odor is barely detectable। अब जो 200 ml सैंपल तैयार हुआ, उसमें जो स्मेल है, जो ओडर है, वो जस्ट जस्ट महसूस हो रही है। ठीक है, तो x क्या होगा? अगर 200 ml के सैंपल में ओडर जस्ट महसूस हो रहा है, इसका मतलब उसका थ्रेशोल्ड नंबर है 1। और ये 5 टाइम्स डाइल्यूट किया गया था, क्योंकि 40 का हमने 200 किया था। तो इसका मतलब है कि 40 ml ऑफ सैंपल में तो ओडर जो होगा वो 5 टाइम्स रहा होगा। तो इसलिए x की वैल्यू होनी चाहिए 5। A is the correct answer। ठीक है। Question number 6, which is the most common cause of acidity in water? तो पानी में एसिडिटी का सबसे कॉमन कारण क्या होता है? डीओ, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्स या SO2? तो डीओ से कोई एसिडिटी नहीं होती है। नॉक्स और SO2 तभी होता है जब एसिड रेन होता है, और एसिड रेन होता हर जगह नहीं है। पर कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह है और प्रचुर मात्रा में वातावरण में होता है, कंपेयर टू नॉक्स एंड SO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो थोड़ा बहुत डिसॉल्व भी होता है, और उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। और इसलिए जितने भी सरफेस वाटर्स होते हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। CO2 हर जगह हर वक्त पानी से डिसॉल्व होता रहता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज CO2 बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। Question 7. A water sample having acidity 4 will be how many times more acidic than water with acidity 6? तो हम जानते हैं pH is equal to minus log H plus। ठीक है, तो अगर एसिडिटी 4 है और दूसरे सैंपल की एसिडिटी 5 है, तो वो 4 जो होगा वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक होगा। और दूसरे सैंपल की एसिडिटी अगर 6 है और एक की 4 है, तो वो 10 to the power 2 यानी 100 टाइम्स मोर एसिडिक होगा। तो आंसर होगा सी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बताया है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जब भी आप कमेंट करें तो आप पूरे लॉजिक के साथ कमेंट करें, सिर्फ एक बात नहीं लिखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हम जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर का पीएच होता है 7 न्यूट्रल, और पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो डिस्टिल्ड वाटर में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर। आंसर इज ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a sample of water has total hardness of 400 milligram per liter present in the form of calcium carbonate। टोटल हार्डनेस 400 मिलीग्राम पर लीटर है और वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सैंपल हैज एल्कलिनिटी मेजरिंग 450 मिलीग्राम पर लीटर। एल्कलिनिटी 450 मिलीग्राम पर लीटर है। व्हाट इज द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ द सैंपल? 400 ppm एंड 0 ppm, 400 ppm एंड 50 ppm, या नन ऑफ द अबव? देखिए सिंपल है, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि टोटल हार्डनेस 400 है और वो कार्बोनेट के ही फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर 400 टोटल हार्डनेस है तो कार्बोनेट हार्डनेस भी 400 ही है, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है। और नॉन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस फिर कुछ भी नहीं है। और जो एल्कलिनिटी वाला जो डेटा है उसकी हमें इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। आंसर होगा ए। ठीक है, टोटल हार्डनेस इज प्रेजेंट एज कार्बोनेट हार्डनेस और वो है 400 ppm। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 है। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, आराम से ध्यान से देखिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी? अब हार्डनेस और एल्कलिनिटी के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, ए, व्हेन लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये कैल्शियम का और ये कैल्शियम मैग्नीशियम का ओर है, dissolved in water, mineral actually, one half of the molecule is calcium or magnesium, the hardness, and the other half is carbonate, the alkalinity। alkalinity पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बोनेट पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो alkalinity है। This means that the level of water hardness and alkalinity will be similar। तो जितना हार्डनेस होगा उतनी ही अल्कलिनिटी होगी, अक्सर जब पानी में सिर्फ लाइमस्टोन या डोलोमाइट घुला हुआ है।
अब देखिए, when total alkalinity of a water exceeds its total hardness, मतलब alkalinity जब hardness से ज्यादा हो जाए, तब bicarbonate and carbonate are associated with potassium and sodium. ठीक. If the total hardness is higher than total alkalinity, लेकिन अगर total hardness ज्यादा है alkalinity से, तब क्या होता है? Some of the calcium plus plus and magnesium plus plus ions are associated with sulfate, chloride, silicon, silicate और nitrate rather than bicarbonate and carbonate. ठीक है, तो सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी आंसर्स आपके सही हैं। इसको आराम से समझ लीजिएगा, अगर आपके पास कोई किताब है तो उसको भी रेफर कर सकते हैं, पर ये इंटरेस्टिंग है पॉइंट, तो इसलिए मैंने समझा दिया। ठीक, आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे कल और परसों फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट में, और कोशिश करूंगी कि मेगा प्रैक्टिस टेस्ट लाऊं जिसमें कि कम से कम 20 सवाल हों और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए एग्जाम से पहले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।